देखते हैं अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न। अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। तो हमें पता है कि जो पादप हार्मोन्स होता है इसमें से साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन्स होते हैं, बल्कि इंसुलिन जो है यह जंतुओं का हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन यह सब जंतुओं के हार्मोन्स होते हैं, जबकि साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन्स होता है। दूसरा प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ऑप्शन है इसमें ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवेग। तो हमें पता है कि जो तंत्रिका, 2 तंत्रिका एक दूसरे से जहां पे जुड़ती है तो वहां पे जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, इसका आंसर वो है साइटोकाइनिन, इसका सिनेप्स है। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है ये सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हृदय सोचता भी है, हृदय स्पंदन को भी कंट्रोल करता है, शरीर के संतुलन बनाने का, जैसे हमने बात किया था कि जो पश्चात जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें सेरेबेलम होता है जो संतुलन बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार यह सभी कार्य जो है मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। इस प्रकार से हम इसको टिक कर सकते हैं। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछा कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हमें पता है कि हमारे शरीर में जो ग्राही या रिसेप्टर होते हैं वह हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, और यह ज्ञानेंद्रियों से क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन या उस सूचना को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें वह सारे जो परिवर्तन पर्यावरण में हो रहे हैं उसका आभास हमें मस्तिष्क के द्वारा वह पता चल पाता है। लेकिन यदि ग्राही उन सूचनाओं को या उन इंफॉर्मेशन को यदि हमारे ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो न तो हमें कुछ सुनाई देगा, न तो हम कुछ देख पाएंगे, न तो हम कुछ सूंघ पाएंगे, हमें गंध का भी आभास नहीं होगा, हमें ठंडा गर्मा आदि का भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि त्वचा से भी जो रिसेप्टर या ग्राही है वह हमारी त्वचा भी क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो वहां से भी यह चीजों को इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? रंगहीन, गंधहीन और टेस्टलेस हमारी दुनिया हो जाएगी, क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हम यह सारी इंफॉर्मेशन तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। खाने के लिए परेशानी होती है तो टेस्टलेस, कैसा खाना बना तो हमें पता ही नहीं, तो खाने के लिए झगड़े हो रहे, कुछ सुनाई दे रहा सामने वाला क्या बोल रहा है तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे सारी चीजों से मुक्त हो सकता है आदमी की। झगड़े का कोई कारण नहीं बनता, न तो हमें खाने का स्वाद है, न तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, न तो कोई गाली दे रहा है या कोई किसी प्रकार से हमारे विपक्ष में कुछ बोल रहा है तो हमें उसका भी आभास हो ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजों से मुक्ति हो सकती है। लेकिन दुनिया जो है बहुत मतलब कि ग्राही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राही के द्वारा ही हमें सारी चीजों का जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाएं होती है वह हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम यहाँ पे यह करते हैं। तो आंसर किस प्रकार से लिख पाएंगे? हमारे शरीर में ग्राही हमारे पर्यावरण की सभी सूचनाओं का संग्रहण हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से करते हैं। अगर ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो अनेक समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे हमें गंध का आभास नहीं होगा, स्वाद का पता नहीं चलेगा, हम आवाज नहीं सुन सकेंगे, हम कुछ देख नहीं सकेंगे, या हमको स्पर्श में कठोरता, कोमलता, ठंड या गर्मी आदि का अनुभव नहीं होगा। तो ग्राही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया हुआ है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमें पता ही है कि जो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी इकाई जो होती है यह न्यूरॉन्स होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी इसको हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र की।
तो इसका डायग्राम तो बड़ा सरल है, हमने इसको बताया भी था कि किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से यू, ठीक। और यहां पे ये एक्सॉन, इस प्रकार से आप एक्सॉन, और इसको लंबा थोड़ा सा खींच के एक तंतु के समान संरचना, और यहां पे तंत्रिका का अंतिम सिरा, इस प्रकार से, ठीक। इसके ऊपर आप न्यूरोलिमा शीथ बना दीजिए इस प्रकार से, बॉक्स बॉक्स छोटे, ये क्या हो जाएगी, न्यूरोलिमा शीथ, जो कि प्रोटीन और वसा की होती है। इस प्रकार से बड़ा ही आसान है ये डायग्राम, जल्दी जल्दी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये न्यूरोलिमा शीथ में जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि हम न्यूरोलिमा कहते हैं, यहाँ पे रेनवियर के द्वारा यह अलग होती है। इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं। यू, ये हो गया आपका न्यूरोलिमा शीथ। यहाँ पे बीच में एक केंद्रक बना दीजिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ द्रुमिका बना दीजिए, जिसको कि हम यू, इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, इसको नामकरण कर देते हैं। ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक। ये क्या है, द्रुमिका। ये मिसल्स बॉडी, या इसको हम कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं, कोशिका द्रव, ठीक। ये क्या है, माइलिन शीथ, इसको हम एक्सॉन कह दें, एक्सॉन, या इसको तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, ठीक। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक। अब ये तो हो गया एक कोशिका, एक साइटॉन, या इसका एक न्यूरॉन्स की संरचना, न्यूरॉन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आप समझा सकते हैं। यहां पे ये द्रुमिका, जो कि संवेदना को क्या करती है, यह ग्रहण करती है, और इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स, आपका जो साइटॉन होता है, इसको कोशिका, इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका, या इसको अपन साइटॉन बोलते हैं। ये होता है एक्सॉन, और ये होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये द्रुमिका, जो डेंड्रान और डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे, ये डेंड्रान, डेंड्रान से फिर ये डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यह एक तंत्रिका कोशिका की संरचना हो गई। यहाँ पे ये न्यूरोलिमा शीथ हो गई, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा शीथ, न्यूरोलेमा शीथ, ठीक। और ये जो झिल्ली, ये जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा, ठीक।